हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सभी लोग? तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मोल का रिवीजन कर लिया था और मोल के सभी आर्टिकल, लास्ट में इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है करके उसको कंप्लीट भी किया था। उसके क्वेश्चंस वगैरह आप लोग करो। आज अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना स्टार्ट करना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडॉक्स नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, और सिंपल है, आसानी से इसके क्वेश्चन बच्चों से हैंडल हो जाते हैं। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले तो इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस आती हैं। डेफिनेशंस फॉर रिडक्शन क्या हैं और ऑक्सीडेशन क्या है, ये देख लेते हैं। तो कुछ सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसमें कि सबसे पहले रिडक्शन की डेफिनेशन आती है, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किसी एलिमेंट में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो आप कह सकते हो कि वो जो एलिमेंट है उसका रिडक्शन माना जाएगा। मान लो N2 प्लस 3H2 है, गिविंग 2NH3। तो हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन में जा करके जुड़ गया, इसका मतलब नाइट्रोजन का रिडक्शन हो जाएगा और NH3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहली डेफिनेशन है बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड वन, बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कोई एलिमेंट है, मान लो ऑक्साइड ले लो आप, Al2O3 है, Al2O3 से ऑक्सीजन हट गया, एल्यूमिनियम बचा, तो इसका मतलब Al2O3 का एल्यूमिनियम में क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। थर्ड वन, बाय एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एक एलिमेंट में अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जाकर के जुड़ जाएगा तो उसका रिडक्शन कर देगा। ठीक है ना? इसी तरह से फोर्थ वन, बाय रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ऑक्सीजन तो हमेशा ही यूज किया जाता है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट मान लो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, वो हट रहा है, MgCl2 से क्लोरीन हट गया, Mg बचा, तो इसका मतलब रिडक्शन माना जाएगा। ठीक है, MgCl2 का Mg में रिडक्शन माना जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट डेफिनेशन, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो कोई एक एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन आपने गेन कर लिया, उसने इलेक्ट्रॉन जुड़ गया उसमें, जैसे Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Cl माइनस, तो क्लोरीन का रिडक्शन हो गया इस तरीके से, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लास्ट होती है बाय डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम हो जाए तो रिडक्शन हो जाता है। तो ये 6 बेसिक सी डेफिनेशन है। क्या है? अभी ये ऑक्सीडेशन नंबर चूंकि हम लोग को डिस्कस करना है, तो इसके विषय में डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कशन है। और ये इलेक्ट्रॉन वाली जो डेफिनेशन है, इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहा जाता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट मतलब अगर ये कहा जाए कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिडक्शन क्या है, तो आप चेक करो कि इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हुए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कैसे हुए हैं, तो वो वाली जो डेफिनेशन होगी उसको हम लोग फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिडक्शन कहेंगे। तो रिडक्शन के 6 तरीके हो गए। ठीक है, बेसिक सी डेफिनेशन, इनको याद करना। और रिडक्शन की अगर 6 डेफिनेशन है, तो ऑक्सीडेशन के भी इसी तरह से 6 डेफिनेशन होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जहां पर एडिशन है वहां पर रिमूवल कर दो, और जहां रिमूवल है वहां पर एडिशन कर दो। जैसे पहली वाली डेफिनेशन जो लिखी है बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हो।
बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, पहली डेफिनेशन हो गई। बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी डेफिनेशन हो गई। ठीक है ना। इसी तरह से बाय रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, बाय एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ये डेफिनेशन हो जाती है। और फिफ्थ वाली में जहां गेन है वहां लूज कर दो, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे Al से Al+3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोल दिया जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में डिफाइन करना है तो बाय इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरीके से ये 6 डेफिनेशन इस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किए हैं। ये बेसिक डेफिनेशन तो याद कर लेना। अब यहाँ पर क्या है, 6 वाली डेफिनेशन में आपने लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर, बात समझ में आ रही बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है समझना जरा। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, अगर डिफाइन कर रहे हो तो डेफिनेशन इस तरह से है कि ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज है जो कि किसी कंपाउंड में उसमें प्रेजेंट किसी एलिमेंट में तब आता है जब उससे कनेक्टेड दूसरे एटम को हम लोग हटा देते हैं बाय डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड्स। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा ये H2O का मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अपने को पता लगाना है। तो आप क्या करो, ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो बॉन्ड है वो ब्रेक करो। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, +1 -1, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, +1 -1। नेट चार्ज कितना आ गया ऑक्सीजन पे, ये -1 -1 ऐड कर दो तो -2 आ गया। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बेटा, -2 हो गया। ठीक है ना। हाइड्रोजन का क्या हो गया, +1 हो गया। तो इस तरीके से बॉन्ड डिसोशिएट करके जो एलिमेंट पे चार्ज आ जाते हैं वही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो ए एंड बी दो एलिमेंट है, ए एंड बी आर टू एलिमेंट, कोई दो एलिमेंट है एंड बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ए के रिस्पेक्ट में। तो अब अगर आपने ए और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ए पर +1 का चार्ज आ जाएगा, बी पर -1 का चार्ज आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड ब्रेक किया है तो +1 -1, माइनस उसको जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डबल बॉन्ड अगर ब्रेक किया है, ए के ऊपर +2 बी के ऊपर -2, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक किया है, ए के ऊपर +3 बी के ऊपर -3। इस तरह से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -7 दे रहे हैं। मान लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इस तरह से, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर आपने ए से बी की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको ब्रेक किया है तो +2 और -2। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी केस में ऐसे करके है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो ए के ऊपर 0 चार्ज, बी के ऊपर 0 चार्ज। ठीक है। और मान लो सेम एलिमेंट के बीच में आपको दिखाई दे कोवेलेंट बॉन्ड तो 0 चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे Cl2Br2 इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें आप बॉन्ड ब्रेक करो Cl के बीच का बॉन्ड तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, आप कह सकते हो 0 चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर मान लो कोई केस ऐसे भी है ए से ए, तो इसमें +2 और -2 इस तरह से चार्ज कंसीडर किया जाएगा। तो ये चार्ज किस तरह से आपको ट्रांसफर करने हैं उसका तरीका हो गया, उस तरीके को यहाँ पे यूज किया है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, HCN है अपने पास, HCN है, पूछा गया कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो हाइड्रोजन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, तो चार्ज ट्रांसफर करो। इसको ब्रेक किया +1 -1, इसको ब्रेक किया -3 +3। कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, तो इसको -3 चार्ज दे दिया, ये वाला तरीका लगा दिया। ठीक है बेटा। अब कार्बन पे नेट चार्ज कितना आ गया, +3 ये है, -1 ये है। तो नेट चार्ज की वैल्यू
कितनी हो रही है, प्लस का 2, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 मान लिया जाएगा, नाइट्रोजन का -3 हो जाएगा और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये तीनों एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने निकाल लिए। ठीक है बेटा। इसी तरह से मान लो तुमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड है, अपने को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, बॉन्ड ब्रेक करो, -2 +2, इधर से ब्रेक करो, -2 +2, तो कार्बन पे नेट चार्ज कितना आ गया, नेट चार्ज आ गया +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है यहाँ पे, ऑक्सीजन का कितना है, -2 है, इधर भी -2 है। इस तरीके से एक और देख लो, H2SO4 है, ये है इसका स्ट्रक्चर। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्या करें, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करें, -1 +1, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड +2 -2, ये कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है +1 -1, ये वाला बॉन्ड -2 +2। अब ये सारे चार्ज सल्फर का आप ऐड करो तो दिखाई देगा +2 +2 +1 +1, तो सल्फर का नेट चार्ज कितना आ गया, +6 आ गया, तो +6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को एक बॉन्ड ब्रेक करके जो चार्ज की वैल्यू मिल जा रही है वही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। एक चीज तो समझ में आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा आप देख रहे हो बड़ा है, क्योंकि हर बार आप स्ट्रक्चर बना रहे हो फिर बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। तो हम लोग क्या है कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट में करने के लिए कुछ रूल फॉलो कर लेते हैं कि अपने को किसी भी कंपाउंड में अगर देखना है मैक्सिमम उन रूल को फॉलो करके ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर ही देख लेते हैं रूल्स क्या है। रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है बेटा। और इसमें पहला रूल ये आता है कि अगर मान लो कोई एलिमेंट है वो अपने एलोट्रोपिक फॉर्म में, एलोट्रोपिक फॉर्म वो होते हैं जिन फॉर्म में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कार्बन का डायमंड हुआ, कार्बन ग्रेफाइट हुआ, हाइड्रोजन गैसियस हो गया। तो एलोट्रोपिक फॉर्म में एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, 0 होते हैं। या अगर एलिमेंट ने किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो ये इसका पहला रूल है। पहला रूल क्या है, एलिमेंटल फॉर्म एंड इन एलोट्रोपिक फॉर्म the oxidation number of elements becomes equal to 0। ठीक है। तो एलिमेंटल फॉर्म में मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो आप, जैसे आपने कहा हाइड्रोजन ले लें, ऑक्सीजन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी ये एलिमेंट ले लो जो भी आपके दिमाग में आ रहा, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए क्या है, आप कहोगे 0 है, क्योंकि इसने कहीं से बॉन्ड ही नहीं बनाया। और बॉन्ड अगर नहीं बनाया तो जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे वो बराबर होंगे, जिसकी वजह से इसका चार्ज ही 0 है, तो वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप कह सकते हो 0 हो गया। ठीक है। अब एलोट्रोपिक फॉर्म की बात आती, एलोट्रोपिक फॉर्म कौन से हो गए, जैसे कार्बन डायमंड हो गया, कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट, एक C60 होता है, बक मिनिस्टर फुलरीन कहते हैं, फुलरीन C60, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। H2 गैसियस, Cl2 गैसियस, F2 गैसियस, Br2 लिक्विड, I2 सॉलिड, ये सब एलोट्रोपिक फॉर्म है। मरकरी लिक्विड, सबके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। O2 ले लो, इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर हैं 0। इसी में एसिड
सल्फर रोम्बिक फॉर्म, फॉस्फोरस का P4, इनमें भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी एटम में आप देख रहे हो जो एटम है वो दूसरे सेम एटम के साथ कनेक्ट दिखाई देगा, तो यहाँ पे सब में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू 0 होगी। कोई अगर मेटल है, जैसे मान लो आयरन, आयरन सॉलिड, मेटल का मेटल सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है, ये इसका एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो ये कुछ एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने जिसमें एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू और एलोट्रोपिक फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है ना, इसके बाद दूसरा रूल आ जाता है। दूसरा रूल क्या है दूसरा रूल ये है, अगर मान लो कोई कंपाउंड है जिसमें फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट आया है, फर्स्ट फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे Li Na RbCS, Fr को हटा दो क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है इसलिए वो नहीं लिया जाता। ऐसे ही सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसमें रेडियम हटा दो क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इनका क्या है बेटा +2 है। कोई भी एलिमेंट अगर इस टाइप का एलिमेंट है कंपाउंड में, जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो मैंने आपसे कहा Na2CO3 है, Na2CO3 में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1 है। MgCO3 है, MgCO3 में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2 है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप वाले का +1, सेकंड ग्रुप वाले का +2, इस तरीके से कुछ एलिमेंट हम लोगों ने जो ले रखे हैं इनके फिक्स हैं और इनको हम लोग यूज करके दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। रूल की हेल्प से हम लोग इस तरीके से दूसरे एलिमेंट का जिसका नहीं पता होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो ठीक है, ये सेकंड रूल हो गया, इसको आप याद रखना। इस टाइप के एलिमेंट कौन से हैं, इस टाइप के एलिमेंट कौन से हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। इसके बाद आता है नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल होता है हाइड्रोजन के लिए कि जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है कंपाउंड्स में। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन द कंपाउंड्स कितना होता है +1 होता है। आप देख लो अभी हम लोगों ने H2O लिया था वाटर, उसमें +1 ही आया था। H2SO4 लिया था वहां पे भी +1 आया था। तो ज्यादातर कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1। बट इन मेटेलिक हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड में क्या है ये -1 है, जैसे NaH, CaH2 मेटेलिक हाइड्राइड है। यहाँ पे आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आप कहोगे -1। यहाँ पे कितना है, आप कहोगे -1। इस तरह से मेटेलिक हाइड्राइड में क्या है -1 है, ज्यादातर कंपाउंड में +1 है और H2 में 0। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितना होता है -2 होता है। ऑक्सीजन हैव ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड्स -2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ आपको वेरिएशन दिखाई दे जाएंगे, जैसे पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में ये कितना होता है -1 होता है। जैसे आप देखो ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो +1 -1 आ गया। अब ये सेम एटम का बॉन्ड है 0 आ गया, इसको ब्रेक किया +1 -1, तो ऑक्सीजन पे नेट चार्ज कितना है -1। तो पर ऑक्साइड जहां पर आएगा, पर ऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड जहां दिखे वो पर ऑक्साइड लिंकेज या पर ऑक्साइड बॉन्ड कह सकते हो। और उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1 होता है। इसी तरह से सुपर ऑक्साइड, जैसे KO2 ले लो, KO2 में
पोटेशियम का तो +1 है, तो ऑक्सीजन का -½ आ जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज इस पे 0 कर दो इस तरह से। ऑक्सीजन का नहीं पता x मान लो, नेट चार्ज 0 कर लो, तो x कितना आ गया, -1/2 आ गया। तो सुपर ऑक्साइड में कितना होता है, -1/2 हो जाता है। पर ऑक्साइड में कितना होता है, -1 होता है। ठीक है। OF2 में कितना होता है, +2 होता है, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर है OF2 का। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। इसको चार्ज मिलेगा -1, इसको मिलेगा +1। ऐसे इधर वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो इसको मिलेगा -1, इसको मिलेगा +1। आप देखो +1 +1 +2 हो गया। तो OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। समझ में आ रहा है, इसके स्ट्रक्चर से भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये फोर्थ रूल हो गया कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू क्या क्या है। इसके बाद नेक्स्ट रूल आ जाता है, और नेक्स्ट रूल ये है कि कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप ऐड कर दो, जैसे कि ग्लूकोज है, C6H12O6 है। हाइड्रोजन का कितना है, +1। ऑक्सीजन का कितना है, -2। कार्बन का नहीं पता है तो इसको x मान लो। ठीक है। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, ये कितना हो जाता है, 0। इस तरह से, क्योंकि कंपाउंड पे नेट चार्ज 0 होता है। तो सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करके 0 आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। मतलब इसका फायदा ये हो गया कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता था, लेकिन हमने फाइंड कर लिया 0 के इक्वल करके। इनके पता ही थे, इनके पुट कर दिया हमने वैल्यू। ठीक है बेटा। नाउ मान लो कोई आयन दिया है, जैसे MnO4-, कोई आयन दिया है। अब आयन में अगर आपने सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड किया तो ये आयन के चार्ज के बराबर हो जाएगा। ठीक है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन केस ऑफ आयन, मतलब कैटायन और एनायन दोनों के लिए बात हो गई है, इट इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। ठीक है। तो ये चार्ज कितना है, -1 है, तो एक्स कितना आ गया, +7 आ गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकली, +7 निकली। मान लो कैटायन ले लो, NH4+। आपसे कहा गया नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करो, तो इसको x मान लो। हाइड्रोजन का कितना, +1, और +1 के बराबर कर दो, तो x कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता था, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट रूल। और नेक्स्ट रूल ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा क्या है कि साइन के साथ शो किया जाता है, और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इस पे साइन आपको जरूर शो करना है। तो इट इज ऑलवेज expressed with sign, and oxidation number can be positive, negative, fractional और 0। सभी टाइप की वैल्यू ले सकता है, इंटीजर, इंटीग्रल। ठीक है। तो ये 6 रूल की हेल्प से हम लोग किसी भी कंपाउंड में इसकी वैल्यू, ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू क्या है, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो मैंने C3O2 ले लिया। इसका नाम पहले तो याद कर लो, क्या है नाम, कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो आप एक चीज देखोगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे करके है। पहले तो कार्बन सब ऑक्साइड है, यहाँ से चार्ज ट्रांसफर किया, -2 +2। यहाँ से चार्ज ट्रांसफर किया, सेम एलिमेंट का बॉन्ड है तो 0 0, यहाँ से 0 0। ठीक है।
और यहाँ से देखा -2 +2। तो आप देख रहे हो इस साइड वाले कार्बन पे +2 चार्ज आ गया और इस बीच वाले कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, 0 आ गया। तो इसमें कार्बन पे डिफरेंट टाइप के चार्ज आ गए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे, +2 0 +2 और 3 कार्बन है। एवरेज लेने के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, इससे आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये इसका एवरेज निकल के आ गया। और ये जो चार्जेस हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए, फिर इसका एवरेज लिया तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ठीक है। जनरली तो क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट कई जगह, क्योंकि एक ही एलिमेंट होता है तो एक दूसरे के लिए नाम दोनों यूज किए जा सकते हैं। कई जगह आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी दिखेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखेगा, दोनों एक तरीके से सेम ही है। लेकिन किसी स्ट्रक्चर में अगर इस टाइप से हो रहा है कि अनसिमेट्रिकल चार्जेस आ रहे हैं तो वहां पर इसकी वैल्यू चेंज कर जाती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अब देखो कितना हो गया, 4/3 निकल के आ गया प्लस का। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 4/3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये होगा +2 एंड +2 एंड 0। इस तरीके से बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ने कुछ एग्जांपल यहाँ पर सपोज कंसीडर कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो NaHG, NaHG सोडियम अमेलगम इसका नाम है पहले तो। और इसमें क्या है कि कोई बॉन्ड नहीं है इसके बीच में, इनमें दोनों सोडियम और मरकरी, इनके ऊपर स्टार लगा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर कितने निकलेंगे बेटा, 0 आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों एलिमेंटल एक तरीके से कह सकते हैं। ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको पता है लिथियम कितना होता है, +1 होता है। तो +1 लिथियम हो गया, एल्यूमिनियम को तुमने X मान लिया, और हाइड्राइड चूंकि इसके नाम में ही आ रहा है, हाइड्राइड में -1 है, और ये आप इसको 0 कर दो तो X कितना आ गया, +3 आ गया। इस तरह से कार्बोनिक एसिड है, यहाँ पे आप इस तरह से इक्वेशन बनाओ तो कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ये है H2C2O4, ऑक्जेलिक एसिड है, फोर्थ वाले में, इसमें भी इक्वेशन बना लो, +1 × 2 2x, 4 × -2 = 0। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, x कितना आ गया, +3 आ गया। तो यहाँ पर ये +3 हो गया, यहाँ पर +5 आ रहा है, ठीक है। इसमें +5 इसमें भी आ रहा है। H2H2O8, इसका नाम पहले तो याद कर लो, इसको कहते हैं मार्शल एसिड। क्या है ये, मार्शल एसिड है या पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखो अब तुमने मान लो क्या किया, H2H2O8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, तो यहाँ पर अगर तुमने हाइड्रोजन को +1 रखा, सल्फर को X मान लिया, और ऑक्सीजन को तुमने -2 रख दिया, और नेट मिला के 0 किया, तो यहाँ पे X की वैल्यू आपको दिखी +7, ठीक है। अभी जो +7 निकला है ये आंसर गलत हो गया पहले तो ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपने ऑक्सीजन को -2 रख दिया, इसका मतलब इसमें सारे ऑक्सीजन -2 की ऑक्सीडेशन नंबर वाले मान लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, H2H2O8, ये इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इस तरह से ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखो, अब चार्ज ट्रांसफर वाला तरीका लगा दो, जो बेसिक तरीका हम लोगों ने पढ़ा था। +2 का चार्ज यहाँ पे आ रहा है, +2 का यहाँ पे आ रहा है, +1 का यहाँ पे आ रहा है, +1 का यहाँ पे आ रहा है, तो +6, ये आंसर सही हो गया। ऐसे इस वाले सल्फर पे देखो कि +6 आएगा, +6 है। मार्शल एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6 है। अब आप सोचोगे कि सर ये हम कैसे पता लगाएं कि हमारा आंसर गलत निकला है। तो इसके लिए जो है रेंज ऑक्सीडेशन नंबर की आपको आइडिया होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर की
रेंज किसी एलिमेंट के लिए क्या क्या हो सकती है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर अगर कोई आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लो फर्स्ट ग्रुप लिया हुआ है, फर्स्ट ग्रुप, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही है। सेकेंड ग्रुप लिया हुआ है, सेकेंड ग्रुप का कोई एलिमेंट लिया हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकलेगी। इसी तरह से बोरॉन फैमिली की बात करें, बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली में ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो सकता है या +3 हो सकता है। जैसे देखो BCl है, BCl3 है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो सकता है या +3 हो सकता है। कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली में ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है, -4 टू +4 हो सकता है, ठीक है। इसको इसके कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से भी आप समझ सकते हो। 2H2 2P2 है, वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2H2 2P2 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को ले भी सकता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकल के आएगी। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा, जैसे दो कंपाउंड है CCl4 ले लो, तो क्लोरीन -1 रख के देखोगे प्लस का 4 आ गया, और CH4 ले लो। इस तरह से यहाँ पे कार्बन कितना है, -4 है, यहाँ पे कार्बन कितना है, +4 है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से वेरी करेगा, -4 से +4 के बीच में। अब CH3Cl है, CH2Cl2 है, बहुत सारे इसके कंपाउंड बनेंगे, तो जैसा भी होगा यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कार्बन फैमिली की हो गया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनर्ट गैस, नाइट्रोजन फैमिली आप देख रहे हो 2H2 2P3 हो जाएगा। इसका मतलब -3 टू +5, इसका रेंज आ गया है। -3 से +5 के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगा। ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में ध्यान रहे -2 टू +6 होगा। जैसे सल्फर आ गया, ऑक्सीजन फैमिली में क्या है, सल्फर है, तो -2 से +6 हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का फिक्स है, जो मैंने आपको बताया ऑक्सीजन का रूल में ही लिखा दिया, तो वो ही वैल्यू लेंगे। ये ऑक्सीजन फैमिली मतलब सल्फर है, सिलीनियम है, वो -2 से +6 तक वेरी करें। ऐसे ही हेलोजन फैमिली, इसको हेलोजन फैमिली लिख देते हैं। हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली में कितना हो जाएगा, -1 2 +7, इसके कॉन्फ़िगरेशन से चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन केवल -1 होगा, -1, और अगर F2 है तो 0, ठीक है, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो वहां से हम देख सकते हैं या तो ये -1 होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड ये ब्रेक होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो -1 आएगा, और F2 है तो 0 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। इनर्ट गैस, हेलोजन फैमिली। अब इनर्ट गैस में जीनोन ही ऐसा है जो कंपाउंड बनाता है, जैसे कि HCO, HCO2, HCO3, HCO4, ये जीनोन के कंपाउंड है। +2 +4 +6 +8, ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू, ये ऑक्सीडेशन नंबर की इसमें हो सकती है, ये इनके रेंज निकल के आ गए। एक चीज और देख लो, डी ब्लॉक एलिमेंट की जब आप बात करते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे मान लो मैग्नीज है, मैग्नीज, ठीक है बेटा, 4H2 3D5 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो कोई भी अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है S+D इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल वाले S+D इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो S इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, D इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। इसका मतलब मैग्नीज की अगर आप बात कर रहे हो तो +7, ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल चाहिए MnO4 माइनस, MnO4 माइनस में चेक करो कितना आएगा, +7 आ जाएगा।
ठीक है ना, या KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट ले लो, तो प्लस का 7 होगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो सकती है, S+D इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल वाले। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो सकती है, S इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। जैसे MnO में चेक कर लो आप, MnO में कितना है, +2, और S इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, तो +2 इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, S इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर S+D इलेक्ट्रॉन। ये तो है डी ब्लॉक के लिए। अब F ब्लॉक की और बात कर लेते हैं। F ब्लॉक, अब F ब्लॉक एलिमेंट तो आपको पता है कि क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में 3rd नंबर पे ही रखे जाते हैं सारे के सारे, तो मतलब जितने भी कंपाउंड बनेंगे मैक्सिमम में +3 हो जाएगी। कुछ एक्सेप्शन भी होंगे क्योंकि ये वेरिएबल भी शो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम में +3 ऑक्सीडेशन नंबर होती है इसकी, ठीक है ना। तो वापस आते हैं, ये जो एग्जांपल हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे देखो सल्फर की बात हो रही थी, तो सल्फर यहाँ पे आपने कहा प्लस, जो 7 निकाला था वो गलत हो गया, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर से पता कर लिया। ऐसे यहाँ पे Na2H2O3 देख लो, Na2H2O3 इसका नाम क्या होता है, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरह से होता है, ONA इस तरह से, ठीक है बेटा, Na2H2O3। अब यहाँ पर आप देखोगे चार्ज जब ट्रांसफर करोगे, ये -2 +2 तो यहाँ पे हो गया, +1 का इधर से आ गया चार्ज, +1 यहाँ से +1, और ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक किया, +2, ठीक है, 2 2 4 5 और 1 6, मतलब सल्फर पे +6 एंड -2 चार्ज निकले। फिर आप इसका एवरेज ले लो तो कितना आ गया, +2 आ गया, ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट में +2 ये एवरेज लेके आ रहा है। ऐसे इसका आप चेक करोगे, इसका स्ट्रक्चर जो है Na2H4O6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और Na2H4O6 इसका नाम होता है सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट। और स्ट्रक्चर कैसे है, इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ से आप चेक करोगे, ठीक है, आप देखोगे इस पे चार्ज कितना आ गया, 2 + 2 + 1 मतलब +5, इस पे 0, इस पे 0, इस पे +5, इस तरह से। फिर एवरेज ले लोगे तो एवरेज लेके कितना आ जाएगा, 2.5 प्लस का आ जाएगा, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। सोडियम टेट्राथायोनेट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और लास्ट वाला था CrO5, ठीक है ये ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, ब्लू क्रोम, और इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसे करके होता है, CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। और यहाँ से आप चेक करके देखोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है CrO5 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, प्लस का 6 हो जाता है। चलो, तो इसके बाद बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है और ये कितने टाइप की होती है, ठीक है बेटा। तो रिडॉक्स रिएक्शन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन रेड प्लस ऑक्स, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है, 4 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये 4 तरीके से हम लोग डिफाइन किए करते हैं इसको। जैसे इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, इसकी जब आप बात करते हो, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन वो होती हैं, जैसे एक एग्जांपल समझ लोगे, परमैंगनेट की रिएक्शन ऑक्जिलेट आयन से हो रही है, तो इसने Mn+2 बना दिया और CO2 बना दिया, इस तरीके से, ठीक है। ये एक रिएक्शन है, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है ये, क्यों, क्योंकि इसमें 2 कंपाउंड हैं, 2 कंपाउंड में एक में ऑक्सीडेशन होना चाहिए, दूसरे में रिडक्शन होना चाहिए। अब आप देख रहे हो इसमें
मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस का 7 है और ये प्लस का 2 है, मतलब MnO4 माइनस का रिडक्शन हो गया, ठीक है ना, इसका रिडक्शन हो गया। और ऑक्सीलेट में देखो यहाँ पे कितना था, ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 4 है, तो इस तरीके से ऑक्सीलेट का ऑक्सीडेशन हो गया। तो पर मैग्नेट का रिडक्शन, ऑक्सीलेट का ऑक्सीडेशन, दो कंपाउंड अलग अलग, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं। और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, शॉर्ट में OA लिख दिया मैंने, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। पर मैग्नेट आयन से Mn+2 रिडक्शन हुआ था तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया क्योंकि ये नाम दूसरे के अकॉर्डिंग है, इसने क्या काम किया हुआ है, काम किया है ऑक्सीलेट का ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, उसी तरह से आप ऑक्सीलेट को चेक कर लो, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लिखा हुआ है ठीक है। इसके बाद आता है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स का क्या मतलब हो गया, जैसे एक रिएक्शन ले रहे हैं KClO3 KCl प्लस 3O2, इस रिएक्शन को देखो आप, KClO3, KClO3 में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, ऑक्सीजन का कितना है, -2, क्लोरीन का कितना निकलेगा, प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। चेक करके देख सकते हो, 0 के बराबर कर देना, ऑक्सीजन को -2 रख देना इस तरह से। तो क्लोरीन यहाँ पे कितना है, -1 है, तो आप देख रहे हो क्लोरीन +5 से -1 हो गया, और ऑक्सीजन -2 से यहाँ पे कितना हो गया है, 0 हो गया, ठीक है। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों एक ही कंपाउंड के पार्ट थे, एक ही कंपाउंड के पार्ट थे, क्लोरीन भी था ऑक्सीजन भी था उसमें, लेकिन क्लोरीन में रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो अब आप समझ गए ना कि एक ही कंपाउंड में जब ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, ठीक है ना, दो ऑक्सीडेशन नंबर है, एक घट रही है एक बढ़ रही है, तो उसको इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और अलग अलग कंपाउंड में ये काम होगा तो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से है ये। नाउ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जैसे मैंने आपसे कहा H2O2 है, इससे H2O प्लस O2 बन गया, इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है, H2O2 ब्रेक हो रहा है H2O प्लस O2 में। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो जरा, यहाँ कितनी है, -1, पर ऑक्साइड में -1 होती है, यहाँ कितनी है, -2, यहाँ कितनी है, 0, मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हुआ, तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी का रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बन गई, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन एक साथ दिखाई देगा, तो डिसप्रपोर्शनेशन हो जाएगी। फिर आता है कॉम प्रपोर्शनेशन। कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या है, जैसे ये एग्जांपल है, I-1 IO3 माइनस गिविंग I2, एक रिएक्शन ये ली। अब कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जो बैकवर्ड डायरेक्शन से देखने में आपको डिसप्रोपोर्शनेशन लगेगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से कॉम प्रोपोर्शनेशन बोली जाएगी। यहाँ जरा बैकवर्ड से चेक करो, 0 से प्लस का 5 ऑक्सीडेशन हुआ और 0 से -1 रिडक्शन हो गया इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन से आयोडीन का ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है, रिडक्शन भी दिख रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन से क्या रिएक्शन है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से क्या बोला जाएगा बेटा, इसको कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से 4 टाइप में हम लोगों ने रिएक्शन को डिवाइड कर दिया है, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, डिसप्रोपोर्शनेशन और कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, इस तरीके से इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को यूज करके आप क्या क्या पता लगा सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो, जैसे पहला है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस,
और एसिड्स में जनरली ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा H2SO4 है और H2SO3 है। सल्फर के ऑक्सी एसिड होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। अब इसमें आपको अगर पूछा जाए कि ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसकी होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर पता लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, +6 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, +4 आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज़्यादा है तो ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो H2SO4 ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू H2SO3। इसी तरह से HNO3 है, HNO2 ये कितना है, +5 है, +3 है। नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रस एसिड, एसिड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हुई, नाइट्रिक एसिड की ज़्यादा हो जाएगी। HClO2, HOCl, HClO3, HClO4 चेक कर सकते हो। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर चाहिए, किसकी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे करके ऑर्डर आ जाएगा। ये +1 आ रही है, ये +3 आ रही है, +5, +7, इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती जा रही है, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर H3PO2, H3PO3, H3PO4, इसमें अगर चेक करना हो तो इस तरह से इसका ऑर्डर होता है। इसको आप अलग से याद रख सकते हो क्योंकि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर है ये, मतलब कुछ डाटाबेस के अकॉर्डिंग कह सकते हो आप। H3PO2 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसको इस रूल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर स्टार मार्क कर देते हैं, H3PO2 का एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अब जैसे मान लो कुछ बेसिक बेस की बात कर लो, मान लो NaOH है, ठीक है, BaOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, ये बेसिक है कंपाउंड। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर इसका आपको चेक करना है तो ध्यान रहे, बेसिक स्ट्रेंथ अगर चेक करना है तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मतलब यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, +2, एल्यूमिनियम का कितना है, +3। तो इसका अगर कम है ऑक्सीडेशन नंबर तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी। इस तरह से ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड स्ट्रेंथ के लिए तो आप कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ में 1 अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाते हैं उसी से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा एप्लीकेशन आता है। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि आपको कोई एक फॉर्मूला दिया जाएगा, जैसे AB2C3 ऐसे कोई भी एक फॉर्मूला दे दिया गया और आपको पूछा जाएगा कि ये जो है एक कंपाउंड का फॉर्मूला है कि कैटायन का फॉर्मूला है कि एनायन का फॉर्मूला है, और इनके ऑक्सीडेशन नंबर दे दिए जाएंगे। जैसे मान लो ए का ऑक्सीडेशन नंबर, सपोज कितना है, +6, बी का ऑक्सीडेशन नंबर, कितना है, -2 है, और सी का ऑक्सीडेशन नंबर सपोज -1 है। ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिए जाएंगे। अब आप क्या करो, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इस फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो ये आया +6, बी का हो गया -2, सी का हो गया -1, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो और ये नेट वैल्यू चेक करो कितनी आ गई, -1 आ गई। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है एक एनायन को शो कर रहा है। अगर ये नेट चार्ज जीरो आ जाता तो क्या होता है कि ये कंपाउंड हो जाता है ना। नेट चार्ज इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, फॉर कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाता। नेट चार्ज की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती तो फॉर कैटायन, ये फॉर्मूला है कैटायन का हो जाता, और नेट चार्ज की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती तो ये एनायन का हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग जो ऑप्शन दिए जाए उसमें चेक करके बता सकते हैं कि ये कंपाउंड का हो रहा है कि एनायन का हो रहा है कि कैटायन का फॉर्मूला दिया हुआ। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर। इसके बाद आता है इसमें
नेक्स्ट एप्लीकेशन, थर्ड वन। और नेक्स्ट एप्लीकेशन ये है कि कोई कंपाउंड आपको दिया जाए, उसका नेचर पता कराया जाता है। नेचर मतलब वो कंपाउंड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपाउंड हो रहा है, जैसे मान लो KMnO4 की बात करो, तो हम लोगों ने चूंकि रेंज भी पढ़ रखी है अब, तो रेंज में हम लोग को अगर पता है कि इस एलिमेंट का मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू पर ही आ रहा है। जैसे देखो मैग्नीज कितना है, प्लस का 7 KMnO4 में, ठीक है, और रेंज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम है ये वैल्यू। तो अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो रहा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करेगा। जैसे आप देख लो H2SO4 है, सल्फर +6 है, HNO3 है, H2S2O8 है, H2SO5 है, कैरोज एसिड इसका नाम होता है। ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 ले लो, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर मैक्सिमम वैल्यू पे ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है। इसी तरह से अगर मिनिमम पे आ रही है तो आप कह सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे कि H2S, सल्फर क्या है -2, LiAlH4, लिथियम एल्यूम हाइड्राइड, हाइड्रोजन क्या है -1, NaH, हाइड्रोजन क्या होता है -1, ठीक है। लिथियम एल्यूम हाइड्राइड है, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज किया जाता है। ऐसे ही NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो मिनिमम अगर ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर कहीं बीच में आ रही है, रेंज के बीच में, जैसे HNO2 को देखो आप, यहाँ पे कितना आ रहा है, +3, जबकि मैक्सिमम +5 भी होता है और मिनिमम -3। तो -3 से 5 के बीच में आ गया ये, कहीं पर भी बीच में आ गया, +3 बीच में ही आया, -3 से 5 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट भी हो जाएगा, दोनों काम करेगा रिएक्शन। इसी तरह से SO2 को देख लो आप, ठीक है। SO2 क्या होता है, +4 है, आप देख लो ये दोनों काम करेगा। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, दोनों टाइप की इसकी रिएक्शन हो जाएंगी, ठीक है ना। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक ओजोन का एग्जांपल भी लिख लेते हैं। ओजोन जो होता है ये नेशेंट ऑक्सीजन दे देता है +O2, और इससे क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जो भी कंपोनेंट है। तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रखा रहता है ओजोन। कई रिएक्शन में भी आपको चेक करने को बोला जाएगा कि इस तरीके से चेक करके बताओ कि ये कंपाउंड किस तरह से बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन, और नेक्स्ट एप्लीकेशन ये है कि इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा। इक्विवेलेंट वेट अगर आपको चेक करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कितना है और रिड्यूसिंग एजेंट का कितना है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ द कंपाउंड, मतलब एक मोल के लिए, एक मोल कंपाउंड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ है उसको आप चेक कर लें, ठीक है ना। और वो जो होगा इसका एन फैक्टर भी कह सकते हो, वो एन फैक्टर है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर किया, इक्विवेलेंट वेट आ गया, ठीक है। तो जैसे कि मान लो MnO4 माइनस है, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, Mn+2 बना देता है। तो +7 से +2 कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आ गया, 5 का चेंज आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, M/5 आ गया, ठीक है बेटा। इस तरीके से मान लो मैंने आपसे कहा Cr2O7 2 माइनस है, Cr+3 में चेंज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +6 है, +6 से +3 में चेंज हुआ, 3 का चेंज,
और नंबर ऑफ एटम कितने, 2 हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे तो एक था एटम, तो यहाँ पे 5 × 1 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। m/6 निकलेगा इसका इक्विवेलेंट वेट। बात समझ में आ रही है? टोटल एटम जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करने वाले हैं सबको मल्टीप्लाई करके ही इसका नेट वैल्यू निकलेगी कितनी हो रही है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के टर्म से भी आप उसको चेक करके देख सकते हो। नाउ मान लो केस इस तरीके से हो, कोई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हो, तो इक्विवेलेंट वेट इन ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब H2O2 को H2O + O2 में ब्रेक हो रहा है इस तरह से, और आपसे पूछा जाए H2O2 का इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो आप क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला यूज करो m/n1 + m/n2। इक्विवेलेंट वेट H2O2 का यहाँ से अपने को पता लग जाएगा, जिसका भी डिस्प्रपोर्शनेशन शो किया जा रहा है। n1 है, क्या है n1, यहाँ पे आप चेक करो -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, तो -1 से -2 चेंज कितने का है, 1 का, और 2 ऑक्सीजन है, तो रिडक्शन में कितना चेंज हो रहा है, मतलब n फैक्टर फॉर रिडक्शन कह सकते हैं। n1 इज द n फैक्टर फॉर रिडक्शन या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हो आप। इसी तरह से n2 है n फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन है ये, जैसे कि यहाँ पे देखो -1 से 0 कितने का चेंज आया, 1 का, और 2 ऑक्सीजन है, तो n2 भी इसमें 2 आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो m/2 + m/2, और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो मतलब m/1 आ गया, तो ये इसका इफेक्टिव एन फैक्टर ये माना जाएगा। ठीक है, तो एन इफेक्टिव अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप ऐसे करके बता सकते हो n1 n2 अपॉन n1 + n2। एन इफेक्टिव हो गया m/1, तो इफेक्टिव एन फैक्टर 1 निकला, लेकिन n1 n2 की वैल्यू जो है यहाँ से हम लोग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से देख के पता लगाते हैं। ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में इस तरीके से कर लेना। और मान लो अगर रिएक्शन अभी आपने पढ़ी थी KClO3 इस तरीके से ब्रेक हो रहा है, 2KCl + 3O2 इंट्रामोलिकुलर टाइप है, तो इंट्रामोलिकुलर टाइप में या तो ऑक्सीडेशन का चेंज देख लेना या रिडक्शन का देख लेना। जैसे यहाँ पे कितना है, +5 -2 +1, तो +5 से -1 कितने का चेंज आया, 6 का, एक क्लोरीन है ×1 कर दो। यहाँ पे देखो -2 से 0 कितने का चेंज आया, 2 का, और 3 है एटम इसके ×3 कर दो, 6 यहाँ से भी आ गया, देखो बराबर ही हो गया ना। तो या तो आप ऑक्सीडेशन में चेंज देख लेना या रिडक्शन में चेंज देख लेना, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा m/6। ठीक है बेटा, और फॉर्मूला आप कह सकते हो इक्विवेलेंट वेट फॉर इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो ये हो रहा है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, इंट्रामोलिकुलर में या तो ऑक्सीडेशन में देख लो चेंज, या और लिखा है बीच में, या रिडक्शन में देख लो, इस तरीके से
इस टाइप की जो भी रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर वाले, उसमें हम लोग एन फैक्टर निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रही? इसके कोई बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं। चलो, इसके बाद इसमें एक चीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाए, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है बेटा, बैलेंस कैसे की जाती हैं ये हम लोग समझ रहे हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के अपने पास दो तरीके होते हैं, जिसमें पहला मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कौन सा मेथड है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आपको रिएक्शन ये दी गई है, परमैंगनेट आयन, ऑक्सलेट आयन, एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग हो रही है, Mn+2 बना और CO2 बना, ठीक है। ये एक रिएक्शन है, इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन के दो पार्ट कर दो, MnO4- से Mn+2, इसमें रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन हाफ सेल कहा जाएगा इसको। और दूसरा पार्ट है ऑक्सलेट आयन से CO2, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहा जाएगा। तो कोई भी रिएक्शन के दो पार्ट कर दो, रिडक्शन का अलग कर दो, ऑक्सीडेशन का अलग कर दो। अब इसमें क्या है कि आप चार रूल अप्लाई करोगे। रूल कौन कौन से हैं? जैसे रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम है उसको सबसे पहले आप बैलेंस करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैग्नीज दिखाई दे रहा है, मैग्नीज को बैलेंस करने के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे एक मैग्नीज है, यहाँ पे भी एक मैग्नीज है, मतलब दोनों तरफ मैग्नीज ऑलरेडी बैलेंस है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे ही लिख दो, MnO4- से Mn+2। तो रूल नंबर क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जो भी एलिमेंट होगा उसको बैलेंस किया जाएगा। एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बैलेंस्ड इन द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देख लिया। फिर कार्बन यहाँ पे अदर एटम है, तो कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 है। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें, कार्बन बैलेंस हो गया, ठीक है। पहला रूल आपने अप्लाई कर दिया दोनों। इसके बाद आएगा सेकेंड रूल, और सेकेंड रूल में हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ये सेकेंड रूल है, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से बैलेंस करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो MnO4- है, Mn+2 में चेंज हुआ है, 4 ऑक्सीजन है, मतलब 4H2O आप राइट साइड में ऐड कर दो, तो 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और दूसरा वाला था ऑक्सलेट से CO2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई आपने पहले ही कर दिया है, तो ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस है, 4 एंड 4, तो इसका मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा रूल नंबर 3, थर्ड रूल। और थर्ड रूल में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग H+ आयन, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम की बात हो रही है। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H+ आयंस, ठीक है ना। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे? H+ आयंस की हेल्प से। तो हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन दिख रहा था, इसका मतलब लेफ्ट साइड में 8H+ आप ऐड कर दें, 8H+, MnO4- Mn+2, 4H2, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन बैलेंस होगा 8 एंड 8। इस वाले में हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। इसके बाद आता है रूल नंबर 4, और ये है रूल नंबर 4 में क्या बच गया अभी? चार्ज। चार्ज को बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रॉन की हेल्प ले रहे हैं, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से भी देख सकते हो। जैसे अभी आप एन फैक्टर देख रहे थे, यहाँ पे
इसका एन फैक्टर हम लोग ने पहले भी निकाला, कितना निकाला था, 5 निकाला था। इक्विवेलेंट वेट याद आ गया ना, m/5 लिखा था। अब यहाँ पे देखो प्लस का 7 था, प्लस का 2, 5 वैसे आ रहा था। या चार्ज देख लो, 8 प्लस का 1 माइनस का, मतलब प्लस का 7 इधर है और प्लस का 2 ये चार्ज है। मतलब लेफ्ट साइड में 5 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने पड़ेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन, 8H प्लस, MnO4 माइनस से Mn+2 और 4H2O। ठीक है, चार्ज बैलेंस हो गया। इसका चार्ज बैलेंस करना है तो 2 माइनस ये है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आप ऐड कर दो इस तरह से। अब ये 4 रूल अप्लाई करने के बाद दोनों रिएक्शन ये बैलेंस हो जाएंगी। अब इनको वापस से आपको कंबाइन करना है, तो इसको हम लोग ऐसे कंबाइन करते हैं कि इनको ऐड करेंगे और इनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाने चाहिए। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से, तो 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आ जाएंगे और 10 इसके राइट में होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और आपको देखो फाइनल आंसर मिल जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 5 ऑक्सिलेट। ठीक है, 2Mn+2, 8H2O और 10CO2। इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान ये रखना कि कोई भी चीज अगर दोनों तरफ आ रही है, जैसे कई बार क्या होगा वाटर दोनों तरफ दिखेगा, तो आप जितने कैंसिल हो जाए कैंसिल कर दें। एक कंपाउंड या एक आयन एक ही जगह नजर आना चाहिए। और ये जो कॉफिशिएंट है ये मिनिमम इंटीग्रल में होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि पूरी रिएक्शन 2 से डिवाइड हो रही है या 3 से डिवाइड हो रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसको डिवाइड करके तब आंसर को रिपोर्ट करोगे। इस तरीके से अपने को इसका आंसर पता लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग हो गई। अब यहीं पर अगर आपको बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग करनी है तो आप एक केवल चेंज कर देना। जैसे मान लो तुमने कोई रिएक्शन ऐसे करके लिखी है, ए से AO3 ये रिएक्शन थी अपने पास, ठीक है ना। इसको आपने एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस किया था? ए बैलेंस है, ऑक्सीजन के लिए क्या किया, 3H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, 6H प्लस किया और 6 इलेक्ट्रॉन कर दिया। इस तरीके से एसिड मीडियम की बैलेंसिंग की थी हम लोग। ठीक है बेटा, उसके अकॉर्डिंग हमने किया। अब अगर मान लो बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग हो तो आप क्या करना, इस H प्लस को हटाना ही है तो अपने को, और इस H प्लस को हटाने के लिए हम लोग क्या करें, 6OH माइनस को दोनों तरफ अगर हम ऐड कर दें, 6OH माइनस को, क्योंकि 6H प्लस था, ये 6OH माइनस से कंबाइन हो गए तो 6H2O बन जाएगा। तो ये हो गया इस तरह से, 6H2O बन गया, 6 इलेक्ट्रॉन बन गया। और ये आप देख ही रहे हो 3H2O हो गया, A हो गया और 6OH माइनस हो गया। ये देखो, ये अगर एसिड वाला स्टेप आपको पता लग चुका है तो इसी की हेल्प से आपने ये बेस वाला स्टेप बना दिया। कैसे बना दिया कि जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस इसको दे दिया दोनों तरफ। ठीक है, तो ये H प्लस और OH तो मिलके बन जाएगा वाटर 6H2O, और ये इस तरह से बच जाएगा। तो ये बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग आ गई। ठीक है, तो उसी तरीके से आप जैसे 2 पार्ट में कर रहे थे वैसे ही करके फिर आप ऐड कर देना, तो बेसिक मीडियम वाला भी आंसर तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो गया जिसमें हम लोगों ने कैसे एक रिएक्शन को एसिड मीडियम और बेसिक मीडियम में बैलेंस किया जाता है। बात में आ रही है? चलो इसके बाद बात करते हैं इसका जो सेकंड मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये क्या है? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके इसको बैलेंस किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, फॉस्फोरस की 0 है, यहाँ पे कितनी है बेटा, प्लस का 5 है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, प्लस का 5 है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, प्लस का 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, पहला स्टेप होगा। फिर इन दोनों के एन फैक्टर निकाल लिए जाएंगे। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर कितना आया, 5 से 2, 3 का चेंज हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर कितना आया, 0 से 5, इसका एन फैक्टर 5 हो गया। दोनों का एन फैक्टर निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आता है, इसका एन फैक्टर रिड्यूसिंग एजेंट का जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर रिड्यूसिंग एजेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो 3 फॉस्फोरस 5HNO3 ऐसे करके इसके 2 स्टाइकोमेट्रिक पता लगा लिए, 3 और 5 आ गए ना।
अब लेफ्ट साइड वाले जो स्टाइकोमेट्रिक हैं उसको देख करके राइट साइड वाले स्टाइकोमेट्रिक बैलेंस कर लो। जैसे HPO3 है, HPO3 में फॉस्फोरस कितना है 3 है, इधर 3 कर दो। HNO3 है, यहाँ पे NO बना है तो नाइट्रोजन कितना 5 है, यहाँ पे 5 कर लो। बाकी जो स्टाइकोमेट्रिक राइट वाले हैं उसको लेफ्ट से देख के बैलेंस कर लो। और लास्ट में इसमें आपको एक काम और करना पड़ेगा, वाटर अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। जितने भी रिक्वायरमेंट होंगी हाइड्रोजन को देख के आप पता लगा लो, या ऑक्सीजन को देख के। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 5 है, यहाँ पे 3 है, मतलब एक H2O यहाँ पे और ऐड करना पड़ेगा। बाकी ऑक्सीजन अपने आप से ही बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, आप देख रहे हो 5 3 15, 9 और 1 10 और 5 ये 15, ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है उससे हम लोगों ने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड आप तब यूज करना जब ये कंपाउंड दिए हों। आयन इलेक्ट्रॉन तब यूज किया जाता है जनरली जब आयनिक फॉर्म में हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक को हम दूसरे से नहीं कर सकते हैं, बस इसमें फिर आपको आयनिक फॉर्म में इसको बदलना पड़ेगा केवल, ये एक इसमें स्टेप बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही? इस तरीके से हम लोग दोनों मेथड के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ये प्रैक्टिस के लिए भी हैं, इनको आप ट्राई करके देख लेना। ये पहले 3 जो है ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना, इनको ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करके थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इनको करके देखना। इसके बाद इस चैप्टर में एक लास्ट चीज आती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसमें कैसे अप्लाई किया जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन कोई दी है तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे अप्लाई किया जाए। मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे आपको रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो जैसे मोल में हम लोग कह रहे थे कि दो कंपोनेंट आपस में अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके क्या होने चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होने चाहिए। वैसे ही यहाँ पर है, आप कह सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो जाने चाहिए। ठीक है ना, जैसे मोल में कह रहे थे। या मिली इक्विवेलेंट में कह सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मिली इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट के मिली इक्विवेलेंट के बराबर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग रिएक्शन में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ये आप पता करके इनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। और ग्राम इक्विवेलेंट के जो फॉर्मूले हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। इस तरह से मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन है। अब यहाँ पे एन फैक्टर कैसे लिया जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाला लिया जाएगा जो रिडॉक्स रिएक्शंस में हम लोगों ने बात की। ठीक है ना, जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा, एक एग्जांपल कर लेते हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सिलेट, फेरस ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल of permanganate ion in acidic medium। ये एग्जांपल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी एक रिएक्शन बना लो। जैसे ये फेरस ऑक्सिलेट है, ये MnO4 माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये Mn+2 बना देगा। और फेरस है तो फेरिक आयन बना देगा। और ऑक्सिलेट का क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसके एन फैक्टर निकाल लो। जैसे इसका एन फैक्टर तो आपने पहले भी देख लिया 5 आ गया, 7 से 2 में चेंज हो गया। अब यहाँ पे फेरस आयन जो है ये +2 है, फेरिक आयन +3 है, मतलब एक ऑक्सीडेशन नंबर तो आयरन की बढ़ी है। कार्बन की देखो यहाँ पे कितनी है, +3 है, यहाँ +4 है, तो एक इसकी भी बढ़ी है लेकिन 2 है, तो 1 × 2 और इन दोनों को क्या करो ऐड कर दो, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इस तरीके। ठीक है बेटा, अब 1 मोल पर मैग्नेट दिया है, पर मैग्नेट का 1 मोल है, इसका मोल नहीं पता है तो इसके x मोल मान लो आप। तो मोल इंटू एन फैक्टर क्या आते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाते हैं, तो x × 3 इसके ग्राम इक्विवेलेंट होगा।
1 इंटू 5 इसके ग्राम इक्विलेंट आ गए, और ग्राम इक्विलेंट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 5/3। ठीक है, इस तरीके से इसके मोल हम लोगों ने फेरस ऑक्सीलेट के पता कर लिए। तो इस चैप्टर में इन कॉन्सेप्ट को यूज करके जितने भी क्वेश्चन है, बाकी आप इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे। जितना भी बेसिक डिस्कशन है सब मैंने इसमें कवर किया हुआ है। तो अब इसको एक बार नोट्स को आपने देख लिया अच्छी तरीके से, पूरा वीडियो देख लिया, इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ट्राई करो, जितने भी क्वेश्चन ट्राई करो उतने आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और जो अगर क्वेश्चन में दिक्कत आए तो व्हाट्सएप लिंक पे भी आप भेज सकते हो, तो उसमें भी मैं आपको जो भी है रिप्लाई उसमें कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्राई करो, जितने क्वेश्चन ट्राई करोगे उतना फिर इसमें फायदा मिल जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? चलो, ओके।